देखिए स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करते हैं बीजांड के प्रकार। तो हमने आपको बताया लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो में बीजांड की स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको सचित्र समझाया कि एक परिपक्व बीजांड जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम इनके प्रकारों का क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बीजांड आता है अपना ऋजु बीजांड, जिसे हम ऑर्थोट्रोपस ओविल कहते हैं। देखिए हमें प्रत्येक बीजांड के बारे में एक या दो विशेषता याद रखनी है, और हमें साथ ही याद रखना है कि वो कौन से पादप कुल के पादपों में पाया जाता है। तो याद रखिए स्टूडेंट की जो ऋजु बीजांड होता है, इस बीजांड की विशेषता यह है कि इस बीजांड में बीजांड द्वार, निवभाग और बीजांड व्रंत। वैसे हम बीजांड के तीनों भागों की चर्चा बीजांड के स्ट्रक्चर के अंदर कर चुके हैं। अब आपको याद होगा कि बीजांड द्वार क्या है और निवभाग किसे कहते हैं और बीजांड व्रंत क्या है। तो ये जो तीनों ही भाग होते हैं इस प्रकार के बीजांड में एक सीधी रेखा में होते हैं। तो सीधी रेखा में होने के कारण इस बीजांड को हम कहते हैं ऋजु बीजांड। इसके साथ ही स्टूडेंट हमें यह याद रखना है कि ये बीजांड कौन से पादप कुल के अंदर पाया जाता है। तो उदाहरण के लिए हम याद रख सकते हैं कि जो पाइपेरेसी जो कुल है, उस कुल के पादपों के अंदर हमें ऋजु बीजांड देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बीजांड के नंबर दूसरे प्रकार पे, तो उसका नाम है प्रतीप बीजांड, जिसे हम एनाट्रोपस ओविल कहते हैं। देखिए ये सभी बीजांडों में सबसे महत्वपूर्ण बीजांड है, और इस प्रति बीजांड का ही अध्ययन हम बीजांड की संरचना में कर चुके हैं। तो इस बीजांड के बारे में हमको याद रखना है कि इस बीजांड में बीजांड व्रंत की एक पार्श्वीय वृद्धि के कारण ये जो बीजांड है वो 180 डिग्री के एंगल से उल्टा घूम जाता है, और ये जो बीजांड है ये अपना हाइलम, जिसे नाभिका कहते हैं, उसके पास आ जाता है। इस प्रकार के बीजांड में भी अपना जो बीजांड द्वार है, इसके साथ ही जो निवभाग है, ये दोनों भाग एक सीधी रेखा में होते हैं। स्टूडेंट हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट के 82% जो पादप कुल है, 82% कुलों में प्रतीप बीजांड देखने को मिलता है। अब हम इसके तीसरे प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो तीसरा प्रकार है स्टूडेंट वक्र बीजांड। कैम्पलोट्रोपस ओविल। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जो वक्र बीजांड होता है, इसमें बीजांड द्वार और निवभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, और बीजांड में वक्रता के कारण जो बीजांड है वो बीजांड में वक्रता के कारण जो निवभाग भाग है वो बीजांड व्रंत के समकोण पर आ जाता है। और इसमें जो बीजांड का है वे भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, ये घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं, और ये जो बीजांड हमें देखने को मिलता है, लेग्यूमिनोसी जो कुल है, मटर कुल के नाम से जाना जाता है ये कुल, इस कुल के अंदर हमें वक्र बीजांड देखने को मिलता है। अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रकार है अनुप्रस्थ बीजांड। एम्फिट्रोपस। देखिए इसमें बीजांड अनुप्रस्थ होते हैं, और इसमें बीजांड का है बीजांड व्रंत और निवभाग
ये तीनों ही बीजांड ग्रंथ के समकोण में स्थित होते हैं और इसमें जो भ्रूणकोश है वो मुड़ जाता है। और ये जो अपना अनुप्रस्थ बीजांड है ये ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। ब्यूटोमेसी कुल। इसके बाद में स्टूडेंट अगला प्रकार आता है नंबर 5वां और वो है अपना अर्धप्रति बीजांड, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 5वां बीजांड अर्धप्रति बीजांड, जिसे हम कहते हैं हेमनेट्रोपस ओवल। देखिए इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड द्वार और नभाग जो भाग होते हैं वो एक क्षैतिज रेखा में होते हैं, ये आपको याद रखना है। बीजांड द्वार व नभाग दोनों ही क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं और बीजांड ग्रंथ तो इनके समकोण में स्थित होता है। और ये जो बीजांड है आपका ये रेननकुलेसी या प्रिमुलेसी पादप कुलों के अंदर पाया जाता है। और बीजांड के प्रकारों में हम सबसे अंतिम प्रकार का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट, और वो प्रकार है अपना कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड देखिए इस प्रकार के बीजांड की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड ग्रंथ होता है वो सबसे अधिक लंबा होता है या अत्यधिक लंबा होता है। बीजांड ग्रंथ अत्यधिक लंबा होता है और ये 360 डिग्री पर घूम जाता है। और इसमें जो बीजांड ग्रंथ होता है ये संपूर्ण बीजांड को घेरे रखता है। और ये जो बीजांड है ये अपना कैक्टेसी या प्लेमिजिनेसी पादप कुलों के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट हमने आपको 6 प्रकार के बीजांडों के बारे में बताया, जिनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ओविलर बीजांड है वो है अपना प्रति बीजांड, जिसका अध्ययन हम बीजांड की संरचना में भी कर चुके हैं। एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं कि जो ऋजु बीजांड होता है वो पाइपरेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। प्रति बीजांड है वो आवृतबीजी पादपों के 82% पादप कुलों में होता है। वक्र जो बीजांड है वो अपना लेग्यूमिनेसी कुलों के अंदर होता है। अनुप्रस्थ जो बीजांड है वो ब्यूटोमेसी कुल के अंदर होता है। और अपना जो अर्धप्रति बीजांड है ये रेननकुलेसी या प्रिमुलेसी पादप कुलों में। और कुंडलित जो बीजांड है वो आपसे कैक्टेसी या प्लेम्बेजिनेसी पादप कुलों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट आपसे यह एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का बीजांड कौन से पादप कुलों में पाया जाता है, या आपसे किन्हीं 2 बीजांडों में अंतर भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन बीजांडों के बारे में थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि उनकी क्या विशेषताएं, वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे भागों की इनमें स्थिति होती है। तो देखो बीजांड के प्रकार समाप्त होने के बाद में अब हम अगले टॉपिक गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस पर आते हैं। और क्या है गुरु बीजाणु जनन, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए स्टूडेंट अपना अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गुरु बीजाणु जनन, जिसे कहते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन, तो ठीक उसी प्रकार हम गुरु बीजाणु जनन को भी सबसे पहले यहाँ परिभाषित करेंगे। तो हम जानते हैं कि गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये शॉर्ट रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हम अगर डिटेल से इसको पढ़े तो हम कह सकते हैं कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया कि गुरु बीजाणु
मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो देखिए हमने आपको बताया कि बीजांड काय की जो हाइपोडर्मिस होती है उसकी कोई भी सेल्स प्रक्षु कोशिका की तरह कार्य कर सकती है। तो ये जो प्रक्षु कोशिका है ये हमने जब चैप्टर शुरू हुआ तो इस पे हमने हल्का सा विचार किया कि प्रक्षु कोशिका क्या है और इनकी क्या विशेषता होती है। तो देखो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी, इनका केंद्रक स्पष्ट और इनका जो जीवद्रव्य होता है या ये कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं। इनके परिणत विभाजन द्वारा दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले प्राथमिक वित्तीय कोशिका और नंबर सेकंड पे आता है अपना प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। देखिए ये जो सेल्स है इसका निर्माण यहां बाहर की ओर होता है और इसका निर्माण अंदर की ओर होता है, भीतर की ओर। लेकिन जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये पूर्ण रूप से अविभाजित रहती है और अविभाजित रहने का कारण है कि ये जो सेल्स है ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। लेकिन इसके साथ ही जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है या तो ये अविभाजित रहती है या ये बार बार विभाजित होती है जिससे एक भित्ति का निर्माण होता है और यहां से भित्ति का निर्माण के बाद में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और गुरु बीजाणु का निर्माण करने से ये जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं ये एक रैखिक क्रम में विन्यसित रहते हैं। लेकिन गुरु बीजाणु का जो रैखिक चतुष्क होता है हम आपको बता दें कि उस चतुष्क में से एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है जो आगे मादा युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य करता है और जो 3 गुरु बीजाणु है ये अपहासित हो जाते हैं या डीजेनरेट हो जाते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में आपको यही ध्यान रखना है स्टूडेंट की इस प्रक्रिया में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और अगुणित गुरु बीजाणु जो होते हैं ये एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जो रैखिक चतुष्क होता है इन गुरु बीजाणुओं का उनमें से एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है और 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु है वो आगे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है गुरु बीजाणु जनन की। तो हमने आपको बताया कि इसमें फर्स्ट में जो बीजांड की जो हाइपोडर्मिस की जो एक कोई भी सेल्स होती है वो प्रस्तुत कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। इस कोशिका के बारे में हमने पहले ही बताया कि इसकी विशेषता क्या है कि इसमें ये कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है, इनका केंद्रक स्पष्ट होता है और इनका जीवद्रव्य सघन होता है, ये सघन जीवद्रव्य युक्त होती है। लेकिन इन कोशिकाओं के परिणत विभाजन से आप स्टूडेंट को पता होगा कि 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो पहली जो कोशिका है वो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है। हमने पहले अध्ययन किया कि ये जो कोशिका होती है ये एंथर बाल का निर्माण करती है, पराकोष वित्ती का, जिसके 4 स्तरों के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये जो कोशिका है ये बाहर की ओर और ये जो कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ये अंदर की ओर इनका निर्माण होता है। लेकिन प्राथमिक जो बीजाणुजन सेल्स होती है ये विभाजित रहती है और ये पूर्ण रूप में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। और ये जो कोशिका है अपना प्राथमिक वित्तीय कोशिका ये या तो अविभाजित रहती है और यह इसमें बार बार विभाजन से इनके मध्य एक भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु है ये एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और रेखिक क्रम में व्यवस्थित होने से जो चतुष्क है इनका उसमें से एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है जो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है और 3 जो गुरु बीजाणु है ये अपभाषित या डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं स्टूडेंट भ्रूण कोश के परिवर्तन का। तो देखिए भ्रूण कोश के परिवर्तन को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि भ्रूण कोश का परिवर्तन किस प्रकार होता है।